Hello students, today we will start a new chapter in geography, chapter number 3, natural vegetation and wildlife resources. बेटा इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रिसोर्सेज के बारे में। हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में अपने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। एंड देन सेकंड चैप्टर में हम लैंड, वाटर और सॉइल के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है वो भी हमारे एक रिसोर्सेज हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अवर अर्थ इज़ यूनिक प्लैनेट। एज यू नो, जैसा आप सबको पता ही है बेटा कि हमारी अर्थ एक प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ पर ही लाइफ है। अर्थ इज़ अ ओनली प्लैनेट दैट एग्जिस्ट्स द लाइफ। अर्थ केवल एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ है, ठीक है। इट हैज़ फेवरेबल कंडीशन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ द लाइफ। क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ की कंडीशन इतनी अच्छी है, यहाँ पर किसी भी लाइफ को जीने के लिए वो सारी कंडीशंस यहाँ पर है जो एक लाइफ को जीने के लिए चाहिए होती है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है। यहाँ पर वाटर है, एयर है, ठीक है, जो कि किसी भी प्लांट को या किसी भी ह्यूमन बींग्स को के लिए ज़रूरी होती है। विच इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ अपेयरिंग ऑन द अर्थ, जो कि पहली फॉर्म है यहाँ पर किसी भी लाइफ के लिए, ठीक है, अर्थ पर। प्लांट्स वर फॉलोड बाय एनिमल एंड ह्यूमन्स बीइंग। और प्लांट्स जो हैं वो किसके द्वारा फॉलो किए जाते हैं? एनिमल्स के एंड ह्यूमन बींग्स के द्वारा। यानी कि जानवर और पौधे जो हैं जानवर और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो पौधों का पालन करते हैं। When different types of plants grow naturally, they are referred to as natural vegetation. जब अलग अलग तरह के प्लांट्स अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं बिना मनुष्य की इंटरफेरेंस के, तो ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, ठीक है। यानी जब जिसमें कि मनुष्य ने किसी प्लांट को नहीं लगाया होता, ना वो उसका पालन पोषण करता है, ना उसको पानी देता है, ना उसको खाद देता है, ठीक है, लेकिन वो प्लांट्स खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाते हैं? नेचुरल वेजिटेशन का कहलाते हैं। द ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द अर्थ हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय द ह्यूमन बींग्स। और जो ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन है हमारी अर्थ पर वो किसके द्वारा मॉडिफाइड की गई है? मनुष्य के द्वारा मॉडिफाइड की गई है। नाउ डे ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स वेदर नेचुरल और मॉडिफाइड आर इंक्लूडेड इन नेचुरल वेजिटेशन। और आजकल जितनी भी तरह के प्लांट्स होते हैं, चाहे वो नेचुरल हैं या फिर वो मॉडिफाइड है, ठीक है, यानी उनकी दूसरी प्रजातियां बना दी गई हैं, वो सब नेचुरल वेजिटेशन में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू ऑल प्लांट्स। वाइल्ड लाइफ में क्या आते हैं? हमारे सारे प्लांट्स आते हैं, सभी एनिमल्स, बर्ड्स, ऑर्गेनिज्म विच लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपने हैबिटेट में यानी अपने निवास स्थान में रहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को एग्जिट इन द बायोस्फीयर। और नेचुरल वेजिटेशन जो होती है और जो वाइल्ड लाइफ होती हैं वो दोनों एक साथ बायोस्फीयर में रहती हैं, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर एक बहुत नैरो जोन है जो कि लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच में होती है, ठीक है। देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमोंग लिविंग बींग्स एंड द नॉन लिविंग बींग्स इन हाई बायोस्फीयर। और इसमें क्या है कि यहाँ पर एक ऐसा इंटरडिपेंडेंस है, यानी सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, जिसमें लिविंग बींग और नॉन लिविंग बींग्स सब दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं बायोस्फीयर में, ठीक है। बायोस्फीयर में ही सारी लाइफ जो वाइल्ड लाइफ या नेचुरल वेजिटेशन है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है बेटा। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड द इकोसिस्टम। और ये जो सिस्टम होता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल नेचुरल वेजिटेशन रिसोर्सेज। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। द वेजिटेशन प्रोवाइड अस द टिम्बर और फायरवुड, natural habitat for animal, oxygen we breathe, protect soil and lynching, help to store water underground, provide a large variety of product from trees like fruits, nuts and gums etc. नेचुरल हैबिटेट जो होते हैं, ठीक, जो हमारी वेजिटेशन है वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे वो हमें डिफरेंट टाइप्स की वुड प्रोवाइड करवाती हैं, जिसमें कि टिम्बर है, ठीक है, फायर वुड यानी ईंधन के लिए जो लकड़ियाँ होती है वो। बहुत सारे जानवरों के लिए वो हैबिटेट है, यानी वहाँ पर वो क्या है, बहुत सारे जानवर रहते हैं,
वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है, जो कि हमारी सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारे वाटर को स्टोर करके रखती है, और क्या करती है, हमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि हमें फ्रूट्स, नट, गम एक्सेट्रा इस तरह के प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करवाती है। यानी नेचुरल वेजिटेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमें बहुत सारी तरह के हमारी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कैसे वो बटी हुई हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। यानी जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है कि कितने वहाँ पर कितनी मात्रा में तो सनलाइट पहुँचती हैं और कितनी ही मात्रा में वहाँ पर जो है रेनफॉल होती है। इसके अकॉर्डिंग हम जो है इन वेजिटेशन का नेचुरल वेजिटेशन का जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज एसेंशियल रिक्वायरमेंट वेरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और आप सबको पता ही है कि ये जो चीज़ें होती हैं सनलाइट और रेन वाटर जो है ये हर जगह अलग अलग है, यानी सब जगह एक जैसा एटमॉस्फेयर नहीं रह सकता। ठीक है, एक जगह एक जैसा क्लाइमेट नहीं रह सकता सब जगह का। तो thus we see a large variety of plant on the earth। और इस वजह से ही हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है अर्थ पर प्लांट्स की। नेचुरल वेजिटेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। और नेचुरल वेजिटेशन जो है उसको हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फॉरेस्ट में, एक ग्रासलैंड में और एक श्रब्स में। ओके, नेक्स्ट है, अब हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट क्या होते हैं? द रीजन वेयर ट्रीज ग्रो क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड फॉरेस्ट। यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पेड़ एक दूसरे के नज़दीक उग जाते हैं उनको हम फॉरेस्ट कहते हैं। दे ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। और वे कहाँ होते हैं? जहाँ पर गर्म या ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। अ ट्रू फॉरेस्ट इज़ वन इन विच ट्री ग्रो सो क्लोज टू वन अनदर दैट देयर कैनोपीज टच। यानी कि वो एक सच्चा जंगल क्या होगा? ऐसा एक सच्चा जंगल वो होता है जहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं वो इतने नज़दीक होते हैं कि उनकी कैनोपी दूसरे को टच कर सके। कैनोपीज में मतलब बेटा उनकी जो हाईएस्ट ब्रांचेस होती हैं वो एक दूसरे को टच कर सकती हैं। द एरिया विच आर टू कोल्ड और टू ड्राई डोंट हैव फॉरेस्ट। यानी ऐसे एरिया जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं या बहुत ही ज़्यादा गर्म हैं वहाँ पर दोनों जगह ही फॉरेस्ट नहीं हो सकते। फॉरेस्ट कवर्ड अबाउट 30% ऑफ लैंड सरफेस। फॉरेस्ट जो है हमारे लैंड सरफेस का 30% एरिया कवर किया हुआ है। फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू 5 मेजर टाइप्स। और फॉरेस्ट को हमने 5 टाइप्स में जो है उसको क्लासीफाई किया हुआ है, यानी 5 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं हमारे, उनको जो ब्रॉडली डिवीज़न किया हुआ है उनका। सबसे पहला आता है फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं उनके फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव एवरग्रीन एंड डेसिडियस ट्रीज। और जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर एवरग्रीन और डेसिडियस ट्रीज पाए जाते हैं। एवरग्रीन ट्रीज आर फाउंड इन इक्वेटरल रीजन। और एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलते हैं? जहाँ पर जो इक्वेटरल रीजन होता है, यानी जहाँ पर हमारी इक्वेटर पाई जाती है। वाइल्ड डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन मॉनसून रीजन। और डेसिडियस फॉरेस्ट हमारे कहाँ मिलते हैं? मॉनसून रीजन में, जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। दिस इज़ बिकॉज इक्वेटरल रीजन इज़ हॉट। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इक्वेटरल रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। और पूरे साल वहाँ पर नमी बनी रहती है। वाइल द मॉनसून रीजन हैज़ डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन। और वहाँ पर मॉनसून रीजन जो होता है वहाँ पर ज़्यादातर सूखा सीजन देखने को मिलता है। द इक्वेटरल फॉरेस्ट हैव लार्ज वैरायटी ऑफ ट्री स्पीसीज। और इक्वेटरल फॉरेस्ट में बहुत सारी अलग अलग तरह की वैरायटीज़ मिल सकती हैं हमें ट्रीज़ की। थस देयर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इज़ डिफ़िकल्ट। और इस वजह से उनका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। द मेन ट्री स्पीसीज फाउंड इन इक्वेटरल फॉरेस्ट आर एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड आयरनवुड। ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से ट्रीज़ मिलते हैं हमें? एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड आयरनवुड। ठीक है, ये हमारे कौन से ट्रीज़ है जो हमें इक्वेटरल रीजन पर मिलते हैं। The number of tree species is less in the monsoon forest, but there is dense undergrowth। जो
हमारे इस मॉनसून फॉरेस्ट में जो हमें ट्रीज़ की प्रजातियाँ मिलती हैं वो कम हैं, लेकिन वो क्या है बहुत ज़्यादा नीचे नीचे बहुत घने हैं। द ट्री शेड्स देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और इनकी ये जो ट्री होते हैं ये अपनी पत्तियाँ ड्राई सीजन में गिरा देते हैं। मेन ट्री आज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड एंड बैम्बो। ये हमारे बहुत जो हैं इम्पोर्टेंट ट्रीज़ हैं जो कि हमें ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है, मॉनसून एरिया में। और जैसे टीक है, साल, शीशम, सैंडलवुड, बैम्बो, और ये सारे ट्री हमारे क्या है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और इनको हम अपने कमर्शियल यूज़ में भी लाते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये महंगे हैं। नेक्स्ट है आप बेटा यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप अपनी बुक में देखेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये कितने डेंस हैं आप यहाँ देख ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा घने हैं, और इतने घने हैं कि यहाँ तक सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती, इनकी नीचे रूट तक ऊपर सनलाइट भी बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट इन द टेम्परेट रीजन। अब टेम्परेट रीजन की जो फॉरेस्ट है, इन द टेम्परेट रीजन विंटर आर मिल्ड एंड रेनफॉल इज़ मॉडरेट। विंटर बहुत ज़्यादा मिल्ड होती हैं और रेनफॉल कैसा होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है। द फॉरेस्ट हैव ट्रीज, श्रब्स, बसेस, और यहाँ पर कैसे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, वहाँ पर यहाँ पर क्या मिलेंगे, ट्री देखने को मिलेंगे, स्क्रब्स मिलेंगी, कांटे वाली झाड़ियाँ, ठीक है, और वैसी झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। देयर इज़ लेस अंडर ग्रोथ, और ये ज़्यादा घने नहीं होते, मतलब नीचे नीचे इनकी ग्रोथ इतनी नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर डेसिडियस विच शीट देयर लीव्स ड्यूरिंग द ऑटम, और ज़्यादातर डेसिडियस जो ट्रीज़ होते हैं वो ऑटम सीजन में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, ठीक है। इन सम एरियाज द डेसिडियस ट्रीज आर रिप्लेस्ड बाय द कॉनिफियस, और कुछ एरिया में जो डेसिडियस ट्री होते हैं उनको कॉनिफियस ट्री भी में वो रिप्लेस हो जाते हैं। जो मेन ट्री हैं जो हमें इस तरह के फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं, ओक, ऐश, बीच, poplar, elm and pine. In many areas, forests have been cleared to make way फॉर कल्टीवेशन, और बहुत सारे एरियाज़ में फ़ॉरेस्ट को साफ़ किया जा रहा है ताकि उनको उसकी लैंड को कल्टीवेशन के यूज़ में लाया जा सके, यानी खेती के यूज़ में लाया जा सके। हार्डवुड एवरग्रीन ट्री विच आर वाइडली स्प्रेड, हार्डवुड एवरग्रीन ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर वाइडली स्पेस्ड बहुत बड़े एरिया तक फैला रहता है, एंड आर फाउंड इन मेडिटेरियन रीजन, और वो कौन सा मेडिटेरियन रीजन में हमें देखने को मिलता है। इन द इम्पोर्टेंट ट्रीज फाउंड इन मेडिटेरियन रीजन आर ऑलिव और द स्टोन पाइन, और जो मेडिटेरियन रीजन में हमें जो पेड़ देखने को मिलते हैं, ट्रीज देखने को मिलते हैं वो है कॉर्क, ओक एंड स्टोन पाइन। देखिए बेटा, अब मेडिटेरियन क्या होता है, मेडिटेरियन रीजन वो होता है जो मेडिटेरियन सी है उसके पास वाला जो एरिया होता है वो मेडिटेरियन रीजन होता है। अब मेडिटेरियन सी कहाँ है बेटा, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में जो सी है उसको मेडिटेरियन सी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो उसके आसपास वाला जो एरिया है वो मेडिटेरियन रीजन्स कहलाता है, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफ टैंगा रीजन, टैंगा रीजन के जो टैंगा रीजन है उसके फॉरेस्ट, टैंगा फॉरेस्ट बेल्ट एक्सटेंड बिटवीन 50 डिग्री नॉर्थ एंड 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। जो टैंगा फॉरेस्ट है उसकी बेल्ट कहाँ तक फैली हुई है, 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक, ठीक है, यानी वो पूरा एक बेल्ट की तरह पूरा एक उसमें फैला हुआ है। कॉनिफेरियस ट्रीज आर फाउंड इन दिस बेल्ट, कॉनिफेरियस ट्रीज इस बेल्ट में मिलते हैं, ठीक है। कॉनिफेरियस क्या होते हैं बेटा, बहुत ऊंचे ऊंचे और नोकीले जो प्लांट होते हैं। आपने ज़्यादातर ये आप देखेंगे कि जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर कॉनिफेरियस ट्री मिलेंगे, यानी जो हमारे माउंटेन एरियाज़ होते हैं, ठीक है। कॉनिफेरियस ट्रीज आर एवरग्रीन, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, लंबे होते हैं, स्ट्रेट ट्रंक होती है, बिल्कुल सीधे होते हैं यानी, और विद नीडल शेप लीव, और इनकी पत्तियां बिल्कुल जैसे सुई होती है ना उसकी तरह होती है, बिल्कुल चोंचदार, पॉइंटेड। हाउएवर सम डेसिडियस ट्री लाइक लैच और ऑल्सो फाउंड एयर, और यहाँ पर कुछ डेसिडियस ट्रीज भी जैसे लैच जो होते हैं वो भी मिलते हैं। देयर इज़ नो अंडर ग्रोथ, और यहाँ पर नीचे नीचे कोई ग्रोथ नहीं होती। ओनली 1 or 2 ट्री स्पीसीज आर फाउंड इन प्योर स्टैंड, और मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 तरह के ही प्लांट्स की प्रजातियाँ मिलती हैं। द मेन ट्री फाउंड इन द टैगा रीजन आर
डोगल्स, फिर सिटका, स्पाउस, लार्च एंड रेडवुड। और यहाँ पर इस तरह के जैसे हमारे डोगलस जो है, फिर है, सिटका है और स्पाउस, लार्च, इस तरह की हमें रेडवुड तरह की हमें प्लांट्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट वेजिटेशन। जैसे कि बेटा आपको इसके नाम से ही पता चला, डेजर्ट यानी जो हमारे डेजर्ट एरिया में मिलती हैं, रेगिस्तान वाले एरिया में मिलती हैं, उन वेजिटेशन को हम डेजर्ट वेजिटेशन कहते हैं। डेजर्ट ऑक्यूपाई अबाउट 1/5 ऑफ द लैंड एंड दिस सिस्टम हैज़ अ करेक्टराइज्ड फीचर ऑफ लैक ऑफ ह्यूमिडिटी। और डेजर्ट क्या है, हमारे पूरे लैंड पोर्शन का 1/5 एरिया जो है इसने कवर्ड किया हुआ है। और यहाँ पर क्या है, अगर इकोसिस्टम के हिसाब से हम इसके फीचर्स को करेक्टराइज करें तो यहाँ पर बहुत कम ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है बेटा, जब यहाँ बारिश ही नहीं होगी, ठीक है, यहाँ बारिश की कमी होती है तो ह्यूमिडिटी यहाँ पे कम होगी। हेयर ह्यूमिडिटी इज लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ की ह्यूमिडिटी क्या है, बहुत लिमिट है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट जो है लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, वहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट और जो डेजर्ट वेजिटेशन होती है यहाँ पर ज़्यादातर हमें कैसे कांटे वाले प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, और पॉइंटेड मतलब कांटे जिसमें होंगे, झाड़ियाँ टाइप देखने को मिलती हैं। वेजिटेशन ऑफ दीज areas has thorns, wax, coated leaves, thick and spongy stem and the long roots। यहाँ की जो वेजिटेशन है, वहाँ की जो पत्तियाँ हैं थॉर्न्स वाली यानी कांटे वाली होती हैं, वैक्स कोटेड होती हैं और बड़ी चिकनी चिकनी सी होती हैं और बहुत मोटी और स्पंजी होती हैं, ठीक है, गद्दे वाली जैसे स्टेम्स होती हैं उनकी, एंड लॉन्ग रूट होते हैं और जड़ें उनकी बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो नीचे तक पानी जो है आराम से ले सकती हैं। कैक्टस, थॉर्नी बसेस एंड द कोरस ग्रास आर द मेन वेजिटेशन फाउंड इन द डेजर्ट। हमें कौन कौन से कैक्टस या कांटे वाली झाड़ियाँ, कोर्स ग्रास जो होती हैं वो देखने को मिलती है, कीकर, बबूल, ठीक है, ये हमें प्लांट्स यहाँ पे आराम से देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हाई एल्टीट्यूड में हमें टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलती है, स्पेशली इन यूरेशिया। कहाँ पर मतलब स्पेशली हमें यूरेशिया में या नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, एंड इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन, और माउंटेन के बहुत ऊंचे एरिया। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर सीजन, जब वहाँ पर समर का सीज़न बहुत थोड़ा सा होता है, व्हेन द स्नो कवर्ड मेल्ट और स्नो थोड़ी थोड़ी पिघलनी शुरू हो जाती है, तो हमें मॉइसेस, लीचेंस एंड शॉर्ट ग्रास कवर्ड द ग्रास। तो वहाँ पर क्या होती है, बहुत छोटी छोटी घास, ठीक है, काई, इस तरह की और ये जो है थोड़ी थोड़ी वेजिटेशन हमें वो देखने को मिलती हैं। दीज आर कॉल्ड मियाडाउस, और इनको क्या कहता है, मियाडाउस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी तो हमने बेटा किसके, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमें अलग अलग तरह के प्लांट्स, वेजिटेशन, डेजर्ट वेजिटेशन एंड द फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल वेजिटेशन, टेम्परेट रीजन की, टैगा रीजन की वेजिटेशन देखने को हमने पढ़ी। और अब हम पढ़ेंगे ग्रास लैंड, ठीक है, यानी जैसे हमारे फॉरेस्ट डिवाइड है ऐसे ही हमारे ग्रास लैंड भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। ग्रास आर द मेनली लैंडस्केप विद ग्रास एवरीवेयर। ग्रास लैंड एक ऐसा लैंडस्केप जहाँ पर सब जगह घास ही घास होती है, ठीक है। दिस कंटेन सेकर्ड ट्री एंड द श्रब्स इन बिटवीन घास। वहाँ पर क्या होती है कि ट्री तो बहुत ही मतलब बहुत कम ही हमें देखने को मिलते हैं, ट्री नहीं देखने को मिलते हैं, और वहाँ पर झाड़ियाँ मिल जाती हैं घासों के बीच में थोड़ी सी। सम ऑफ द वेल नाउन ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड आर, कुछ हमारे जो फेमस ग्रासलैंड है, जैसे कि यानी बेटा इन ग्रासलैंड को भी हर कॉन्टिनेंट में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड देखने को मिलता है वो प्रेरीज के नाम से, ठीक है, जाना जाता है। पैम्पास, साउथ अमेरिका में उसको पैम्पास के नाम से जानते हैं, साउथ अफ्रीका में उसको वेल्ड्स के नाम से जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन और यूरेशिया में ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स एंड यूरेशिया में स्टेप्स, ठीक है। तो ये ग्रासलैंड जहाँ भी देखने को मिलते हैं हर उसी के अकॉर्डिंग को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया दीज ग्रासलैंड आर होम टू लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज। और जैसे कि हमें फॉरेस्ट में बहुत अलग अलग तरह की हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है, ऐसे ही इन ग्रासलैंड में
बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इनके, जो है लो रेनफॉल विच प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट। लो रेनफॉल होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, इन ट्रीज़ की या फॉरेस्ट की ग्रोथ होने से बचाती है। टॉल ग्रासेस, ग्रासेस बहुत लंबी होती हैं, ठीक है। इन ग्रासलैंड की जो ग्रासेस होती हैं बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। कैटल्स कैन बी रेयर इन दीज पास्चर, और यहाँ पर कैटल्स को पाला जाता है, ठीक है, चारे की, जो कि ये ग्रासेस जो हैं ये उनको चारे के रूप में जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है, इन ग्रासेस को। These grassland covered about half of the area of the world excluding Antarctica, और ये ग्रासलैंड जो हैं ये हमारे जो अर्थ वर्ल्ड है उसका लगभग हाफ एरिया जो है कवर करते हैं, जिसमें कि जो एंटार्क्टिका है उसको अगर हम छोड़ दें तो, ठीक है। The grassland of the world are broadly classified into two major types. ग्रासलैंड को भी हम 2 टाइप्स में क्लासीफाइड कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर फाउंड बिटवीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल डेजर्ट, और जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हमें इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के पास इन दोनों के बीच में देखने को मिलते हैं। और दीज एरिया रिसीव मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग द समर सीजन, और ये जो एरिया होता है वो समर सीजन में मॉडरेट रेनफॉल को रिसीव करता है, ठीक है। दीज एरिया सो एक्सपीरियंस एंड डिस्ट्रिक्ट ड्राई सीजन, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, सीज़न कैसा होता है, ड्राई होता है, और यहाँ की जो घास होती है बहुत ज़्यादा लंबी होती है कुछ एरियाज़ में। तो दीज ग्रासलैंड आर कॉल्ड सावना, और इन ग्रासलैंड को क्या किस नाम से जानते हैं, सावना के नाम से जानते हैं। सावना ग्रासलैंड कहाँ देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट हमें हर एक कॉन्टिनेंट पर देखने को मिलते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ सावनाज इज नाउ यूज फॉर फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक रेयरिंग, और जो सावनाज ग्रासलैंड होती हैं इनका ज़्यादातर पार्ट खेती के लिए या फिर जो है खेती या रहने के लिए जो है इसलिए यूज़ होता है, ठीक है, जानवरों को पालने के लिए। सम एरियाज ऑफ दिस ग्रासलैंड हैव बिकम डेजर्ट, और कुछ एरियाज तो इस ग्रासलैंड के वो क्या हो गए हैं, रेगिस्तान बन गए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ख़राब है, मतलब किसी भी तरह के इन ग्रासलैंड को सपोर्ट करने नहीं कर सकते हैं, इनकी देखभाल नहीं होती है, ठीक है, तो वो बिल्कुल वेस्ट हो गया है। नेक्स्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड। द टेम्परेट ग्रासलैंड इज फाउंड बिटवीन 30 to 55 लैटीट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर, यानी 30 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तक का जो लैटीट्यूड है दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न में भी और सदर्न में भी, ठीक है। तो उनके बीच में जो ग्रासलैंड हमें टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलता है। दीज ट्रीलेस ग्रासलैंड आर सिचुएटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, और ये बिना ट्री का, ट्रीलेस, यहाँ पर ट्री नहीं होते, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के अंदर वाले बिल्कुल एरिया में। दीज ग्रासलैंड आर फाउंड इन द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द ह्यूमिड कोस्टल एरिया एंड द मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, और ये जो ग्रासलैंड है ये हमें जो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट एरिया होता है, ठीक है, या ह्यूमिड कोस्टल एरिया जो होता है उनके बीच में देखने को मिलते हैं। हाई, और इन जो ग्रासेस की हाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि यहाँ पर कितने मात्रा में बारिश होती है, ठीक है, किस एरिया में कितनी मात्रा में बारिश होती है। नेक्स्ट, shrubs grow in area of very high and low temperature and scanty rainfall। shrubs हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो बहुत हाई एरिया, बहुत लो टेम्परेचर एरिया में, या जहाँ पर बारिश नहीं होती। Thus they are found either in hot desert or in very cold region like the tundra, और इसलिए ये हमें कहाँ मिलती है, या तो बहुत हॉट डेजर्ट में या बहुत कोल्ड रीजन में, जैसे कि टुंड्रा रीजन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं, ठीक है, क्या क्या फ़ायदे हैं। देर आर सर्वल एडवांटेज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। नेचुरल वेजिटेशन होल्ड्स द सॉइल एंड रिप्लेस ग्राउंड वाटर, ये हमारे सॉइल को पकड़ के रखती है, ग्राउंड वाटर को रिप्लेस्ड करती है। प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल्सो यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू अपेयर देयर फूड।
एंड इन द प्रोसेस रिलीज ऑक्सीजन विच प्यूरिफाइड द एयर। और ये क्या करते हैं, प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं अपना खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, ठीक है, खाना बनाते हैं, और उसके बदले में वो क्या रिलीज़ करते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन क्या है, प्यूरिफाइज द एयर, ये हमारी एयर को प्यूरिफाइज करती है और इसको हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज आर होम ऑफ वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल्स। प्लांट्स और ट्रीज़ क्या हैं, वो वाइल्ड बर्ड्स के, जंगली जो पक्षी उनका घर है। मैनी कमर्शियल प्रोडक्ट्स सच एज मेडिसिनल हर्ब्स, और यहाँ पर बहुत सारे कमर्शियल यानी जिनको सिर्फ पैसे कमाने के लिए, ठीक है, या मार्केट के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे कि दवाइयाँ, जो झाड़ियाँ होती हैं उस तरह की, फ्रूट्स, लैक, टिम्बर, वुड, गम एक्सेट्रा, ये हमें सब नेचुरल वेजिटेशन से ही मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन को कैसे बचा कर रख सकते हैं। विद द साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स स्टार्ट यूटिलाइजिंग दीज रिसोर्सेज। क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है, साइंस ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, तो ह्यूमन ने इन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर। द मेन रीज़न फॉर डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के डिग्रेडेशन का यानी इसके नुकसान का मेन रीज़न क्या है, स्पेशली फॉरेस्ट आर रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्योंकि सबसे पहला जो फॉरेस्ट है उनको क्या किया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है, पॉपुलेशन क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। और डिजीज़ ऑफ ट्रीज़ एंड द फॉरेस्ट फायर, या ट्रीज़ में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, कभी जंगलों में आग लग जाती है, तो इस तरीके हमें हमारी नेचुरल वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो आर कॉजिंग चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, और बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारा क्लाइमेट कंडीशन जो चेंज हो रही है। थस द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर क्लाइमेटिक चेंज और आर कोज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्लांट्स और एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है, यानी जहाँ वो प्राकृतिक रूप से रहते हैं, उसका नुकसान हो रहा है। मैनी स्पीसीज ऑफ ट्रीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं जो बिल्कुल अब विलुप्त होने की कगार पर है, यानी हमें अब आगे उनकी कोई भी प्रजातियाँ हमें देखने को नहीं मिलेंगी। मैनी फैक्टर्स सच एज डिफोरेस्टेशन, बहुत सारे ऐसे कारण जैसे कि डिफोरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड को बनाना, रेलवेज, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज, सॉइल इरोजन, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये हमारे जब एक साथ हो जाते हैं, ठीक है, एक्सेलरेटिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन स्पेशली फॉरेस्ट, और इनकी वजह से क्या होता है, हमारे जो है नेचुरल वेजिटेशन का नुकसान होता है, स्पेशली हमें हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनका। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड फॉर कंजर्विंग द फॉरेस्ट इज़ टू प्लांट मोर ट्रीज़। हमें अपने जो फॉरेस्ट को अगर हमें बचाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, एफोरेस्टेशन, ठीक है, पेड़ लगाना क्या कहलाता है, एफोरेस्टेशन कहलाता है। प्रिवेंटिंग द फेलिंग ऑफ यंग एंड इमेच्योर ट्रीज एंड क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द people about the importance of forest may help in conserving the forest। यानी फॉरेस्ट को बचाने के लिए सबसे पहले तो हमें एफोरेस्टेशन, पेड़ों को लगाना चाहिए, जो यंग ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको हमें नहीं काटना चाहिए, उनको, ठीक है, बचाना चाहिए, और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि किस तरीके के फॉरेस्ट जो हैं हम उनको बचा क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे, ठीक है, कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं बचाने में। कंजर्वेशन डज नॉट मीन दैट वी शुड स्टॉप यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना बंद कर दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना बंद कर दें, बट ऐसा हो सकता है कि हम उसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करें, ठीक है, बट इट्स मीन दैट वी शुड यूज़ रिसोर्सेज वाइजली, बहुत बुद्धिमत्ता से, यानी ये नहीं कि वेस्ट करे जा रहे हैं, एक की ज़रूरत है तो 4 रिसोर्सेज को यूज़ करें, नहीं, ये तो बहुत, जैसे कि वाटर है कि वाटर तो बहुत सारा आ जाएगा, आप उसको अननेसेसरी उसको वेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, कि यहाँ बिखेरा वहाँ बिखेरा, तो हमें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए कि यहाँ गिरा दिया वहाँ गिरा दिया, और इस तरह से, ठीक है। द अवेयरनेस प्रोग्राम विच सच एज वन महोत्सव, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए गए हैं जैसे कि वन महोत्सव, सोशल फॉरेस्ट्री,
और चिपको मूवमेंट, इस तरह के कुछ मूवमेंट चलाए गए थे। शुड बी एनकरेज एट द लोकल एंड वेल एज रीजनल लेवल, और इनको हमें कैसे एनकरेज करना चाहिए अपने लोकल आसपास के एरिया में या अपने क्षेत्र में। इंसेक्टिसाइड्स कैन बी यूज टू सेव द ट्री फ्रॉम डिजीज, इंसेक्टिसाइड्स जो हैं उनका यूज़ कर सकते हैं हम ट्रीज़ को बचाने के लिए, ठीक है, यानी उनको डिजीज़ से बचाने के लिए। समटाइम्स द फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज़, कभी कभी फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग भी लग जाती है नेचुरल कॉजेज़ के कारण, अदरवाइज दे आर जनरली कॉज बाय द नेग्लेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, और नहीं तो वैसे क्या होता है, किस वजह से लगती है वो, जब ह्यूमन बींग्स का जो ध्यान ही नहीं होता उनकी तरफ। स्टेप शुड बी टेकन अगेंस्ट सच अवॉइडेबल नेग्लेंस, और ये जो नेग्लिजेंस हैं यानी जो अनदेखी करते हैं ह्यूमन बींग्स, उनको खिलाफ हमें बहुत सारे कुछ स्टेप्स हम उठा सकते हैं।